हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट बहुत ही करीब है और उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे मैथ्स की, जिसका आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि एसएससी जीडी में लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में आपने देखा है कि एक टॉपिक है जिससे सवाल कई बार आए हैं और वो है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2D हो या 3D, दोनों से सवाल लगातार एसएससी पूछता रहा है। तो उसी की क्लास में आज हम लोग पहले इसका बेसिक पूरी तरह से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं, फार्मूले याद नहीं होते, कई सारी चीज़ें, और सवाल कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, किस लेवल के सवाल। और जैसा कि प्रीवियस ईयर में हम लोग देखें कि कई तरह के सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं वहाँ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले जो आज आपकी क्लास होगी वो पूरी की पूरी एकदम बेसिक लेवल की होगी, और जिसमें आप बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मूलों के बारे में सीखेंगे, कैसे हम लोग इनको तैयार करें, कैसे याद रखें, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं और आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फार्मूले, क्या आकृतियां हैं जो आपको यहाँ पढ़नी होंगी। ओके, चलिए। तो मेंसुरेशन की अगर बात करते हैं हम, तो मेंसुरेशन में जिसको आप क्षेत्रमिति कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति की जब बात आती है तो इसमें दो टॉपिक आ जाते हैं। क्षेत्रमिति में कितने टॉपिक? दो। एक तो इसी का पार्ट है आपका 2D यानी 2 डायमेंशन आकृतियां, और एक है आपका 3D। 2D और 3D के बारे में बात करने का क्या मतलब है? क्या है 2D और 3D? तो 2D का मतलब है 2 डायमेंशन फिगर, यानी द्विविमीय आकृतियां जो होती हैं, अर्थात वो सभी फिगर जिनमें हम लंबाई और चौड़ाई की बातें करने वाले हैं। किसकी बातें करने वाले हैं? लेंथ एंड ब्रीथ की बात करने वाले हैं, लंबाई और चौड़ाई। ऐसी आकृतियों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 2D में, द्विविमीय आकृतियों में। और 3D की बात करें तो 3D वो सभी आकृतियाँ होंगी जिनमें लेंथ ब्रीथ के साथ साथ हाइट भी आने वाली, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। तो ये 2D फिगर की बात करें तो 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो 2D में जैसे हम आपसे कहें कि जितने सभी आपके चतुर्भुज होते हैं, उन चतुर्भुजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका वर्ग हो गया, और आपकी आकृति हो गई दूसरी आयत हो गई, वर्ग आयत। और इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समचतुर्भुज। कौन सा? समचतुर्भुज। रोम्बस जिसे कहते हैं। तो इन सभी आकृतियों यानी जितने भी चतुर्भुज होते हैं वो सभी के सभी आपके 2D में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में हम लोग यहाँ जानने वाले हैं, यानी जिसे आप कहते हैं वृत्त। सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी आकृतियाँ आप पढ़ने वाले हैं 2D में। जितने भी ट्रायंगल आपके होते हैं, जितने भी त्रिभुज आपके होते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन त्रिभुजों में जितना इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के लिए मेंसुरेशन में, उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इसके ये सभी के सभी चीज़ें हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, और ज्योमेट्री में इनकी थ्योरम्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होता है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ सीखना है मेंसुरेशन के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में आप जैसे पढ़ते हैं क्यूब। क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं, घन क्यूब पढ़ते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। उसी तरह आप क्यूबॉइड पढ़ते हैं, घनाभ के बारे में भी हम लोग यहाँ जानेंगे। अगली आकृति के अगर बारे में बात करें तो यहाँ आप पढ़ते हैं जैसे स्फेयर, गोला। क्या पढ़ते हैं? गोला पढ़ते हैं। गोला के बारे में जैसे आप गेंद देखते होंगे, गेंद। इन आकृतियों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, स्फेयर जिसे कहते हैं। अगली चीज़ है आप यहाँ बेलन पढ़ते हैं, बेलन। सिलेंडर जिसको आप कहते हैं सिलेंडर।
बेलन पढ़ते हैं और अगला कोण है। इन सभी आकृतियों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। कोण का मतलब है शंकु। क्या होता है? शंकु। तो ये सभी आकृतियाँ जो आपकी 3D के अंतर्गत आती हैं, अर्थात जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। ओके, तो एक एक आकृति के बारे में पहले हम लोग फार्मूले सीखेंगे, और अगर आप इनके पूरा स्ट्रक्चर यानी इनका फिगर को समझ लेते हैं तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है फार्मूले समझना, फार्मूले याद रखना, या फिर कैसे कैसे उन फार्मूलों का हम लोग क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं और एक एक आकृति के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, चलते हैं। इसमें अगर हम आकृतियों की बात करें तो आकृतियों में आप सबसे पहले आप ये समझें कि जब मेंस्ट्रुएशन में कई सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं कि सर फार्मूले कैसे अप्लाई करें, हम फार्मूला पता नहीं होता कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। कई सारे बच्चों की ये समस्याएं रहती हैं कि क्या चीज़ इसमें दिया गया है और क्या निकालना है हमें। तो कई यहाँ पर, जबकि आप छोटी क्लासों में इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जब आप छोटी क्लासों में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ा सिंपल होता है कि आपको लेंथ दे दिया गया, ब्रीथ दे दिया गया और आराम से बड़ा आप एरिया फाइंड कर ले। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर एसएससी या जॉब पानी तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा माइंड आपका होगा और उस तरह की सोच आप रखते होंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए वो अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं और उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना होगा, पहले से बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। तो क्षेत्रमिति में अगर हम बात करें आकृतियों के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ होंगी। तो सबसे पहले आप ये जानो कि क्षेत्रफल, आप जो चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हम उन पर पहले बात करने वाले हैं कि आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल, एरिया जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? एरिया। कि एरिया क्या होगा। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आप इस बात से समझ सकते हो जैसे कि आप किसी स्थान को कवर्ड कर दीजिए, और कवर्ड किस तरह करना ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह से आप किसी स्थान को घेर सकते हैं। यानी क्षेत्रफल जो है एक घेरा गया स्थान होता है, घेरा गया स्थान होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जो कवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन किस तरह घेरा गया स्थान जो होगा उसी की जो माप होगी उसी को हम एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन किस तरह आप कवर्ड करेंगे ये पहले आपको समझना है। जैसे आपसे कह दें कि आप किसी दीवार पर कोई एक चार्ट लगा दीजिए, कोई पेपर चिपका दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो चार्ट होगा, जो पेपर जितने स्थान को कवर्ड करेगा, जितने स्थान को घेरेगा, वो उसकी माप ही क्या कहलाती है? क्षेत्रफल कहलाती है, वही एरिया कहलाता है। जैसे हमने कहा कि कोई स्थान और उसको हमने ये कवर्ड कर दिया इतना, तो ये जो आपका माप होगा इतना, यही आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एरिया कहलाएगा, यही आपका होगा क्षेत्रफल। ओके, तो किस तरह कवर्ड करना ये चीज़, यानी एक ऐसी आकृति या एक ऐसा स्थान जिसको आप लंबाई और चौड़ाई के द्वारा कवर्ड करें। किसके द्वारा कवर्ड करें? लंबाई और चौड़ाई के द्वारा उसे घेर दें। तो वो जो स्थान घेरा जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि वो क्षेत्रफल है उसका, ये जो माप है इसकी, यही इसका क्षेत्रफल होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं, क्षेत्रफल किसका निकाला जा सकता है। तो क्षेत्रफल उन आकृतियों के निकाला जाता है जो लंबाई और चौड़ाई के द्वारा कवर्ड की जाती हैं, घेरी जाती हैं, उन्हीं का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर दूसरी चीज़ आगे चले, अगर हम बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन के बारे में अगर बात करें तो यहीं पर समझ लेते हैं हम साथ साथ में कि अगर हम आयतन के बारे में बात करें कि आयतन क्या होगा, वॉल्यूम, तो आयतन किसका निकाला जा सकता है? वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम किसका निकाला जा सकता है? आयतन। तो ऐसा स्थान कवर्ड करना है आपको, लेकिन लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी हाइट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइट भी होनी चाहिए। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कोई एक बॉक्स ले आएँ, बक्सा ले आएँ,
और उस बॉक्स के द्वारा अगर आप देखें कि वो जितने स्थान को कवर कर रहा है उसमें आप देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हाइट भी होगी, और जितना स्थान वो कवर्ड करता है वही उसका क्या कहलाएगा, फिर वॉल्यूम कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। क्या कह सकते हैं हम उसको, उसकी कैपेसिटी है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये आप जानिए कि कैपेसिटी क्या हो जाएगी, क्षमता, या फिर आप इफ़िशियंसी कह दीजिए, आप उसी को क्या कह दीजिए, इफ़िशियंसी कहिए। तो ऐसी आकृति जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के द्वारा घिरी हुई हो, जैसे आपका कह दिया जाए एक रूम है, कमरा है, जो घेरा गया है दीवारों के द्वारा, यानी जिसमें आपकी लंबाई भी है, चौड़ाई और उसके साथ साथ हाइट भी है। तो जिसमें कमरे में जितना स्पेस है पूरा, वही आपका क्या है, वॉल्यूम है, वो उस कमरे की क्षमता है। जितनी उसमें वायु भरी हुई है वो उसकी क्या है, कैपेसिटी है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि किस चीज़ का क्या निकाला जा सकता है, कौन सी आकृतियों में क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, कौन सी आकृतियों का हम आयतन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई तो आप मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा फिर आप फार्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फार्मूले याद भी होते हैं बच्चों को, लेकिन वो टाइम पर सवालों में लगा नहीं पाते। तो इसके लिए आपको ये सारी बेसिक बातें पहले पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई होगी, लेकिन जब आयतन किसी चीज़ का निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी होगी। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के बाद एक और नया शब्द आएगा आपके पास, परिमाप। क्या आएगा, परिमाप। परिमाप या पेरीमीटर, क्या कहेंगे इसको हम, पेरीमीटर कहते हैं। तो परिमाप या पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक और इसी से जुड़ा हुआ वर्ड आपको आगे मिलेगा आकृतियों में, जिसका नाम होता है परिधि। क्या होता है, परिधि। परिमाप, परिधि या सरकमफ्रेंस, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो परिमाप या परिधि, ये दोनों चीज़ें कुछ अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन ये अलग अलग आकृतियों के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगर परिमाप या परिधि की बात करें तो आप इस बात से ऐसे समझ सकते हैं परिमाप को, हिंदी में तो मतलब यही है कि परि मतलब ऊपर ऊपर, और माप यानी मापा जाए, जिसको बाहर की तरफ से मापा जाए उसका परिमाप होता है। अगर हम आपसे कहें कि एक आकृति ये बनी हुई है और इसको बाहर से मापा जाए, तो आप कहेंगे बाहर से मापने के लिए ये जो आप ये घेरे हुए हैं, ये आपकी जो रोप लगी या रस्सी लगी, जो भी आप इसे कहें, इसकी जो लेंथ होगी टोटल, यही क्या कहलाएगी, ये इसकी परिमाप कहलाएगी। इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ हम लोग परिमाप का यूज करते हैं और कहाँ परिधि करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। आप कह सकते हैं सम ऑफ आउटर साइड। आप अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सम ऑफ आउटर साइड यानी जो भुजाओं की बाहरी माप होती है, भुजाओं की बाहरी माप होती है, उसका योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जो बाहरी माप का योग होता है वही उसका परिमाप कहलाता है या परिधि कहलाता है। दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग हम अलग अलग आकृतियों के लिए करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि परिमाप किसका किसका निकाला जाता है, तो परिमाप आप कहेंगे वर्ग का, किसका, वर्ग का हो सकता है, आयत का हो सकता है। इन आकृतियों, किसी भी त्रिभुज का, ट्रायंगल का आप परिमाप निकाल सकते हैं क्योंकि उनमें साइड होती हैं। लेकिन अगर हम कहें परिधि किसके प्रयोग की जाती है, तो परिधि निकाली जाती है सर्कल की। किसकी निकाली जाती है, वृत्त। वृत्त के ही जो आप देखते हैं ये बाहरी माप होती है, ये बाहरी माप ही क्या कहलाती है, उसकी परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो वृत्त के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, परिधि का। लेकिन वर्ग, आयत या किसी त्रिभुजों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, परिमाप का। लेकिन दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग है, अलग अलग आकृतियों के हिसाब से। तो आप शायद इस बात को समझ पाए होंगे कि परिमाप क्या होता है और परिधि क्या होती है। ओके, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में वक्र पृष्ठ आ जाते हैं या फिर संपूर्ण पृष्ठ, वो हम लोग आकृतियों के साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें शायद समझ में आए होंगे, क्योंकि इनका प्रयोग पूरे मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि मेंसुरेशन में हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप ही निकालते हैं, या उनकी हाइट, ऊंचाई निकाल ली जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। तो आपको ये बेसिक बातें पहले से समझ में आनी चाहिए, जिससे जब हम लोग सवाल लगाएं
तो वहाँ पर आसानी से आपके समझ में आए कि हाँ परिमाप क्या है, परिधि क्या है, या क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें रही हैं जो शायद आपकी समझ में पूरी तरह से आई होंगी। आगे हम लोग चलते हैं और कुछ और इनकी इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं उनमें ऑप्शन तो लगभग सेम रहते हैं, लेकिन यूनिट चेंज कर देते हैं, इकाइयाँ उनकी बदल देते हैं। जैसे हम आपको बताएं, पहले तो आपको ये पता हो कि क्षेत्रफल जब किसी भी चीज़ का निकाला जाता है तो क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए उसके यूनिट क्या क्या हो सकते हैं। तो यूनिट के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि एक कोई रेक्टेंगल है, आयत है, और इसकी लेंथ है कुछ और इसकी ब्रीथ भी है कुछ, ये लंबाई और चौड़ाई हमने दे दिया। अगर इसका आपको एरिया निकालना है तो एरिया के लिए लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम कहते हैं कि 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो आप देखें ज़रा कि ये हो जाएगा 4 मीटर इंटू 2 मीटर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, लेकिन मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से भी होने वाला है। तो जब मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से करेंगे तो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब भी हम किसी भी एरिया, किसी भी आकृति का एरिया निकालेंगे तो उसमें या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर या किलोमीटर। ऐसे ही यहाँ पर आपको पता है कि डिस्टेंस दी जाएंगी, जो आपको लेंथ दी जाएगी वो आपको मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटरों में ही दी जाएगी। तो आप जो उनका भी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर में बनेंगे, वर्ग में बनेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम इनके यूनिट की बात करें, इनके इकाइयों की बात करें, तो इकाइयाँ भी आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि सवाल को पढ़ करके समझने के लिए ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर सेंटीमीटर कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि केवल सेंटीमीटर लिखा है, 10 सेंटीमीटर, तो इस बात का क्या मतलब है, क्या ये एरिया है या परिमाप है। तो आप मात्रक से भी सवालों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम कहते हैं क्षेत्रफल बराबर जो होगा, जो भी वैल्यू आएगी आपकी, वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, या मीटर स्क्वायर में होगी, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में होगी। कहने का मतलब अगर एरिया निकाला गया है तो हमेशा स्क्वायर में होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ यानी लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई होता है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें हम परिमाप की, तो परिमाप में आपको याद रखना होगा, अभी हमने कहा था कि परिमाप का मतलब है सम ऑफ आउटर साइड, यानी किसी भी आकृति की सभी बाहरी भुजाओं का योग। अब बाहरी भुजाएं आप चाहे जितनी जोड़ो, जैसे हमने कहा कि 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर, तो आप ये तो कह नहीं देंगे कि मीटर प्लस मीटर जोड़ने पे मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि 2 मीटर हो, 4 मीटर, 6 मीटर, 6 4 10 2 12 मीटर ही रहने वाला है, अर्थात ना तो ये स्क्वायर ना ही क्यूब में बदलेगा। यानी परिमाप का जो मात्रक होगा वो या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या किलोमीटर, इसी फॉर्म में रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल, यूनिट का जानना बहुत ज़रूरी है। आगे सवालों में आप खुद देखेंगे कि किस तरह इनके द्वारा सवालों को कठिन बनाया जाता है, बच्चों को उलझाया जाता है इन बातों में कि वो सेंटीमीटर, मीटर, स्क्वायर, इन सब चीज़ों में कैसे फंस जाते हैं और सवाल वहाँ टाइम पर नहीं हो पाता, गलत हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि परिमाप हो या परिधि, उसके मात्रक हमेशा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में होंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसके मात्रक हमेशा स्क्वायरों में होंगे। ओके, लेकिन अगर आयतन की बात करें हम किसी भी आकृति के, अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन जो होगा वो आपको पता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ 3 चीज़ें होंगी। अगर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर में है, तो इनका गुणा करने पर मीटर का क्या बन जाएगा, क्यूब। यानी जो आयतन आता है वो हमेशा या तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, या तो मीटर क्यूब में आएगा, या फिर किलोमीटर क्यूब में आने वाला है। क्लियर है? तो ये सारी बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत बड़े लेवल का एसएससी जीडी में नहीं आता है, बस उस सवाल को आप समझ पाते हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले से इन सारी चीज़ों पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ आकृतियों के बारे में और इनकी बेसिक्स क्या फार्मूले हैं, कैसे ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी, ये सब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले
आकृति की हम बात करते हैं सर्कल की। किसकी बात करते हैं? सर्कल की। सर्कल का मतलब क्या है? वृत्त। किसके बारे में बात होगी? वृत्त के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि वृत्त से भी हम लोगों ने देखा लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए हैं, जितने सेट हुए हैं आपके 61-62 सेट हुए थे पिछली बार आपके, और उन सब में आपको हर एक सेट में एक सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। और मेंसुरेशन के सवालों की बात करें टोटल, तो मेंसुरेशन के कम से कम 2 और 3 सवाल आपको हर सेट में मिलने वाले। अब आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम हुआ तो हो सकता है 2 ही सवाल आए, लेकिन मेंसुरेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरा पढ़ के जाना होगा, पूरा तैयार करके जाना होगा। लास्ट टाइम में आपके लिए यही ज़रूरी है कि आप फार्मूले ज़रूर याद रखें, क्योंकि वहाँ सवाल फार्मूले बेस्ड ही आते हैं, लेकिन वो जब याद नहीं होते तो फिर नहीं हो सकते वहाँ टाइम पर। इसलिए आप आकृतियाँ अगर समझते हैं, फार्मूले आप समझते हैं, तो सवाल आप वहाँ टाइम पर बना लेंगे। ओके, चले। तो सर्कल की अगर बात करें, वृत्त की बात करें, तो वृत्त की आकृति कुछ ऐसी होती है जिसका सेंटर आपको दिखेगा। अगर सेंटर नहीं दिखता है तो इसका मतलब वो स्फेयर है, वो गोला है, क्योंकि गोले का गेंद है जैसे, तो उसका सेंटर आप बाहर से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल है तो सतह पर बना होगा, और सतह पर होगा तो उसका सेंटर आपको दिखाई देगा। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें, सर्कल के एरिया की बात करें, यानी इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा ये हम जानते हैं। तो इसके अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसके परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? तो इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस की अगर बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब इस पर कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं। 2 पाई आर, आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 आप लिखते हैं। पाई का जो मान रखते हैं वो 22/7 या 3.14 रखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप समझें कि जो ये पाई होता है ये है क्या? पाई पहली चीज़ तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि पाई होता क्या है। देखो, जब शुरुआत में ये सर्कल इसमें प्रयोग हो रहे थे वृत्त पर, तो क्या किया गया कि जो इसकी सरकमफ्रेंस आई है, आपको पता है सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको आप रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। लेकिन अगर इसी को दूसरे बिंदु पर मिला दें जो सरकमफ्रेंस पर स्थित है, तो ये आपका हो जाता है व्यास, डायामीटर। क्या हो जाता है ये? इसको हम व्यास कहते हैं, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायामीटर से। ओके, यानी एक व्यास में कितने रेडियस होते हैं? तो 2 रेडियस हो जाएंगे। अगर यहाँ से देखें तो 2 त्रिज्याएँ हो जाएंगी, यानी ये 2r के बराबर हो जाएगा। तो अगर पाई की बात करें तो क्या हुआ कि इसमें जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, ध्यान से देखना इस चीज़ को, परिधि को अगर हम व्यास से डिवाइड करें, परिधि को अगर हम व्यास से डिवाइड करें तो प्राप्त कितना होता है ये चीज़ आपको देखना है। तो आपसे हम कहते हैं आप पाई की या त्रिज्या कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया त्रिज्या, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। कितना ले लिया? तो क्या आप बता पाएंगे कि परिधि का मान क्या होगा? तो परिधि का मान अभी आपने सीखा कि 2 पाई आर होता है, यानी 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। और आगे हम कहें अगर आर का मान रखें तो आर कितना हो जाएगा? 7। और इसके बाद अगर देखें हम तो व्यास के अगर बारे में बात करें तो व्यास आपका क्या होता है? व्यास क्या होता है? तो व्यास आपका होता है 2r। कितने आर होता है? 2r। अगर हम व्यास रखें यहाँ तो व्यास की वैल्यू जो आ जाएगी वो व्यास हो जाएगा आपका 2 इंटू आर। कितना हो जाएगा? और आर हमने 7 कहा है। तो अगर हम इसको 7 से 7 डिवाइड करें तो 22 दूना 44, यानी ये 44 आ गया है। और बटे में व्यास की अगर बात करें तो 7 दूना 14, कितना आ गया? 14। अगर आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 22 दूना 44, 2 7। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप त्रिज्या की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जब परिधि बटे व्यास करेंगे तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होने वाला है?
22/7। कितना, आपको हम एक और एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं त्रिज्या ले करके। जैसे हमने त्रिज्या ले लिया, आपका त्रिज्या कितना ले लिया, अगर हम कहें त्रिज्या हमारी है, मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, आर है हमारा 21 सेंटीमीटर। और अगर हम आपसे कहें 2πr बताइए क्या होगा, तो 2πr का मतलब 2 × 22/7 हो जाएगा। और आर का मान कितना है 21, तो 7 × 21 यानी 22 × 66 और 66 दूना 132। यानी अब आपकी ये वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी 132। और अगर व्यास के बारे में बात करें तो व्यास 2r यानी 2 × और r है आपका 21। अगर हम भाग करेंगे इससे तो ये किससे, 2 से कट जाएगा, 2 × 6 12 और 2 × 12, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 × 7 21। आप फिर से देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 22/7। तो शुरुआत में जब परिधि को व्यास से भाग करके देखा गया तो वहाँ देखा गया कि r की कोई भी वैल्यू ली जाती है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, 22/7। तो फिर इसी का नाम एक रोमन शब्द में रखा गया और इस 22/7 को कहा गया पाई। क्या कहा गया, पाई। इसी का नाम फिर क्या रख दिया गया, तो पाई। हो सकता है कभी आपके पेपर में इसी का अनुपात दे दिया जाए या कुछ दे दिया जाए, इसी की वैल्यू आपकी होती 22/7। यानी परिधि बटे व्यास ही होता है आपका पाई। क्लियर है ये चीज़ आपको? शायद आज आप पहली बार ये समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे कि पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर होता है, परिधि बटे व्यास होता है, यानी 22/7। आप त्रिज्या कोई भी वैल्यू लेकर के यहाँ रखेंगे आपको 22/7 ही यहाँ से मान प्राप्त होने वाला है। तो परिधि बटे व्यास क्या होता है, पाई होता है। ये चीज़ आपको अब समझना होगा। ओके, तो ये दोनों आपको फार्मूले याद रखने होंगे कि क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, जो परिधि होती है वो 2πr होती है। ओके, चले इसके बाद हम लोग अगले सवाल, अगले इसमें चलते हैं सर्कल में, कि इसका अगर सेमी सर्कल बना दिया जाए तो क्या होता है। सेमी सर्कल की अगर बात करें यानी अर्धवृत्त की अगर बात करें तो क्या होगा। अगर हम मेंसुरेशन में अर्धवृत्त की बात करते हैं तो अर्धवृत्त आपका यानी सेमी सर्कल जो होगा, कौन सा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखें अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त क्या होता है। तो बच्चा अर्धवृत्त, अभी आपने देखा कि जो सर्कल है, टोटल जो वृत्त है, इसका अगर हाफ कर दिया जाए, हाफ, तो यही आपका क्या बन जाता है, अर्धवृत्त बन जाता है। यही आपका क्या बन जाता है, अर्धवृत्त आपका बन जाता है। तो इसका अगर हम आपसे एरिया की बात करें, इसका एरिया कितना होगा, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, अभी आपने देखा था कि टोटल एरिया जो होता है सर्कल का वो πr², लेकिन अगर हाफ की बात करें तो इसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा गलती जो होती है बच्चों से वो इसकी सरकमफ्रेंस में, इसकी परिधि में गलती होती है। क्या होती है, परिधि। क्या होता है कि लड़का कहता है कि सर आपने कहा था कि टोटल सरकमफ्रेंस तो होती थी 2πr, तो इसी का क्या कर देते हैं, आधा यानी πr। और यही चीज़ फार्मूला हमेशा याद रखता है बच्चा, जिससे उसको पेपर में सवाल गलत हो जाता है। आपको हमने कहा था परिधि या परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति के बाहरी माप होती है, टोटल सम ऑफ आउटर साइड होती है, बाहरी माप होती है। तो अगर हम इसमें बाहरी माप निकालें तो इसका बाहरी माप क्या हो जाएगा, इसके अगर बाहरी माप की बात करें तो इसका बाहरी माप ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा भी, आप देख पा रहे होंगे कि ये हिस्सा जो है ये भी आपका बाहरी हिस्सा बन चुका है। यानी जो अब परिधि होगी वो इतना तो आप मापेंगे ही, यानी 2πr का आधा πr, लेकिन ये भी हिस्सा आपका बाहर है तो ये भी अब परिधि में काउंट हो जाएगा। और ये है आपका डायामीटर, और जिसमें कितने रेडियस होते हैं, 2 रेडियस होते हैं, यानी +2r हो जाएगा, यानी πr
प्लस 2r आपका परिधि हो जाएगा, यानी परिमाप हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं और आपका फार्मूला बन जाएगा पाई प्लस 2, और यही आपकी परिधि होती है अर्धवृत्त की। क्लियर है पूरी तरह से? तो आज के बाद शायद आप अब नहीं भूलेंगे कि इसकी परिधि क्या होती है। ओके, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा जाता है सेक्टर। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं बच्चा? त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड की अगर बात करें तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। सेक्टर। अब आप देखें कि कोई एक सर्कल है और सर्कल में से कोई एक त्रिज्याओं द्वारा निर्मित पार्ट अलग कर लिया जाता है। जैसे ये आपका पार्ट क्या कर लिया गया? अलग कर लिया गया। तो आप देखें जरा, हम किस पार्ट की बात करने वाले हैं ये पहले आप समझें। हम इतने से हिस्से की बात करने वाले हैं, इतने से भाग की बात करने वाले हैं कि इसका माप क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो इसी को कहा जाता है सेक्टर, इसी को कहा जाता है त्रिज्य खंड। त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित है। तो अगर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की हम बात करें, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आपको ये पता होगा कि जब हम पूरा का पूरा सर्कल का एरिया निकाल रहे थे, जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो आप ये पूरा एंगल ले रहे थे और ये एंगल था आपका 360 डिग्री हुआ करता था। अब आप जब पूरा एंगल निकालते थे तो ये 360 डिग्री था, यानी जब 360 डिग्री था तो आपने बताया था इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या बताया था? 360 डिग्री था तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब सिर्फ आप कुछ एंगल की बात करने वाले मान लेते हैं थीटा है, कुछ एंगल की बात, तो इतने से एंगल के लिए आपका एरिया कितना हो जाएगा? तो आप इसके लिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि थीटा बराबर फिर कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू निकालना है तो थीटा से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपका इस भाग का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी आ जाएगा फार्मूला यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है, ये फार्मूले सब कुछ आपकी समझ में आता है, तो सेशन को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को जितने भी हो सभी को आप शेयर भी कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हम ये टॉपिक पहुंचा सकें और मदद कर सकें उनके सिलेक्शन के लिए। ओके, चलते हैं। तो क्षेत्रफल आपने इसका फाइंड कर लिया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन अगर हम बात करें इसके, यहाँ पर लड़का फिर से कभी कभी गलती कर जाता है, आपसे कभी कभी इसमें इस वाले पार्ट का भी माप पूछा जाता है। और ये है एक आर्क, ये है एक चाप। क्या है ये चाप है जिसको आप आर्क कहते हैं। ये आर्क है या चाप, इसकी माप। और दूसरी चीज़, अगर इसकी परिधि की बात करें हम सरकमफ्रेंस की, तो क्या होगा? अब लड़का दोनों को ही एक समझ लेता है। भाई परिधि और चाप दोनों यहाँ अलग चीज़ें हैं। परिधि की डिफिनीशन आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से इसी पर बात करते चले आ रहे हैं कि परिधि क्या होता है, परिधि या परिमाप क्या होता है। तो यहाँ अगर बात करें तो आप जरा देखें इस आकृति को। ये आकृति जो आपकी है, ये आपका इतना त्रिज्यखंड है, और इस त्रिज्यखंड में अगर हम इतना मापें और प्लस इतना टोटल लें तब आपकी परिधि बनती है। लेकिन अगर सिर्फ सवाल में चाप की बात करता है, आर्क की बात करता है, तो वो सिर्फ A to B है, A से लेकर के कहाँ तक B। तो आपको पता है कि जब आप पूरा सर्कल का परिधि निकाल रहे थे, पूरे सर्कल की परिधि, तो आप क्या कहते थे कि तब तो आपका ये टोटल एंगल 360 था, यानी 360 डिग्री बराबर आप निकाल कर लाए थे 2 पाई आर। कितना निकाल के लाए थे? 2 पाई आर। लेकिन जब थीटा डिग्री के लिए निकालना पड़ता है वही चीज़, तो 2 पाई आर बटे 360, और जिसकी वैल्यू निकालना उससे मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड हो जाता है 360 180 के रूप में। तो आपका यहाँ से फार्मूला निकल के आता है चाप का पाई आर थीटा और बटे 180। कितना निकल आता है? पाई आर थीटा बटे 180।
तो ये आपकी सिर्फ चाप की लंबाई है। किसकी लंबाई है? सिर्फ ए से बी की माप की लंबाई है। लेकिन अगर हम आपसे कहने परिधि बताइए कितनी होगी, तो परिधि के लिए आपको ये दोनों पार्ट भी ऐड करने होंगे जो कि आपकी रेडियस है, जो कि आपकी त्रिज्या है। तो अगर त्रिज्या प्लस ये चाप की माप लेते हैं तो वो बन जाता है परिधि, यानी सरकमफ्रेंस, यानी पाई आर थीटा बटे 180 तो होगा ही होगा, और प्लस कितने आर हो जाएंगे? 2r। और आपके ये तीनों फार्मूले बन जाएंगे त्रिज्य खंड के। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको सबसे आगे निकलना है, तो आपको बेहतर ही बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चांस है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी हर बार आपको नहीं मिलने वाली, फॉर्म भी बहुत अधिक नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये मौका जो मिला है ये जाने ना पाए। ओके, नहीं तो फिर आप पछताएंगे और यही होगा कि काश हम कुछ और अच्छी मेहनत कर देते, जिससे हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से एग्ज़ाम ना रुकता। ओके, तो ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी, ये सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में और कुछ नहीं, बस आपके ही सिलेबस से आता है। बस आप कितना पढ़े हैं, कितना याद है चीज़ें, ये आपको देखनी होंगी। चलिए, तो ये आपका रहा सर्कल, पूरा सर्कल हमने आपको कंप्लीट किया है। आगे इस पर कुछ सवाल भी लेंगे और 1-2 आकृतियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और यहाँ पे फिगर है जिससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो फिगर आपका है स्क्वायर। कौन सा है? स्क्वायर की अगर बात करें हम, वर्ग जिसे कहते हैं, कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। अगर स्क्वायर की हम बात करें, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग बच्चा एक ऐसी आकृति है जो चारों ओर से घिरी हुई होती है और उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं, और सभी के सभी ये आपके कॉर्नर एंगल जो होते हैं, शीर्ष कोण होते हैं, ये सभी के सभी 90 डिग्री बनाते हैं। कितने डिग्री बनाते हैं? 90 अंश का कोण बनाते हैं। इस आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। इसकी तो पहली प्रत्येक भुजा, प्रत्येक साइड आपकी इक्वल है, बराबर है, और सभी के सभी सम्मुख भुजाएं पैरेलल भी हैं, समांतर भी हैं। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L × B। अब यहाँ कहेंगे सर L और B कैसे? अरे भाई, आपको पता है ये L है और ये B, अलग बात है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन रहेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ना। अब हो सकता है वो दोनों बराबर हो जाए या अलग अलग हो जाए, तो हम इनको क्या करते हैं, अगर इक्वल है तो मान लेते हैं कि ये भी A है और ये भी A है, इसलिए लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो L की जगह भी A रखेंगे और B की जगह भी A रखेंगे, तो आपका एरिया निकल के आएगा A², या फिर A को आप कह सकते हैं कि ये साइड है यानी भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्षेत्रफल है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा है आपका परिमाप। परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप अभी हमने कहा कि सम ऑफ आउटर साइड, बाहरी जो माप है उसको आप ऐड कर लीजिए, वही आपका परिमाप होगा। तो आप देखें तो A कितने हैं टोटल आपके पास, तो आप कहेंगे सर A तो 4 है, तो यही आपका परिमाप हो जाएगा। 4 × साइड या 4 × भुजा। ओके, लेकिन इसके बाद एक और नई चीज़ यहाँ मिलेगी आपको, जो कि है विकर्ण। इंग्लिश में इसे कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण होता है √2 × भुजा, या फिर आप इसे कहें √2a या a√2 आप भी कह सकते हैं। ओके, a√2। अब आप जरा देखें इसे कि ये कैसे प्राप्त होता है a√2। तो यहाँ से देखें, ये है आपका डायगोनल, ये है विकर्ण। जो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है ये आपका A है और ये भी A है, लेकिन अगर आपको ये निकालना हो तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है। तो AC निकालना है, अगर आपको AC निकालना है तो √a²
प्लस ए स्क्वायर कर दें, अर्थात बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में से एक बाहर आ जाएगा और आपका फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा a√2 यानी a√2 का मतलब विकर्ण है, भुजा √2। तो पाइथागोरस से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी होंगी। एक और बात, अगर कभी कभी हो सकता है क्षेत्रफल वो विकर्ण के फॉर्म में पूछे या विकर्ण दे करके आपसे पूछे डायरेक्ट, तो यहाँ से हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं कि अगर आप चाहें तो √2 को इधर लाएं तो हो जाएगा विकर्ण बटे √2 और बराबर a के a यानी साइड। और आपको पता है कि साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है, तो अगर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 बराबर a स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्या है क्षेत्रफल। तो आपका एक और फार्मूला निकल आता है क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो आप क्षेत्रफल में ये भी याद रख सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर और बटे में कितना 2 होता है। ये कुछ और नहीं, बस वही विकर्ण को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा गया है। लेकिन चीज़ें याद रहेंगी तो आप कहीं जल्दी कर पाएंगे निकालने के बजाय, इसलिए आप वहाँ निकालें ना, आप फार्मूले याद रखें। तो हमने जो इतनी आकृतियाँ आपको कराई हैं, इन आकृतियों के फार्मूले, इनका बेसिक, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि इस पर आधारित सवाल, बेहतरीन सवाल आपको हम कल कराने वाले हैं। ओके, तो बाय, टेक केयर, और आप सब अपना ध्यान रखें और इसी तरह कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि बस 10 से 12 दिन जो आपके पास बचे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना ही पड़ेगा। ओके, तो आप सब अपना ध्यान रखें और पढ़ाई ऐसे ही करते रहें।